हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका आखिरी पार्ट, यानी कि आखिरी 2 एपिसोड 7th और 8th। अगर पिछले 3 पार्ट्स आपने मिस कर दिए तो पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, उन्हें भी चेक करना क्योंकि ये कहानियां कुछ अलग हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 7th एपिसोड का नाम है ऑटोप्सी रूम 4। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल में जहां पे हार्वर्ड कॉटरेल नाम के आदमी की डेड बॉडी को लाया गया है। पर दिक्कत की बात यह है कि वो डेड बॉडी सब कुछ देख पा रही है, यानी हार्वर्ड अभी कंफ्यूज है कि आखिर वो है किस स्टेट में, कोई सपना देख रहा है, अनकॉन्शियस है या फिर मर चुका है। सपना नहीं देख रहा, इतना तो उसे कंफर्म हो गया क्योंकि वो सारी सेंसेशंस फील कर पा रहा है। उसकी सेंसेस काम कर रही हैं, देख पा रहा है, सुन पा रहा है, स्मेल कर पा रहा है, मूवमेंट को फील कर पा रहा है, यानी कि अनकॉन्शियस भी नहीं है, लेकिन अपने हाथ पैर, आंखें, पलके, मुंह, जीभ कुछ भी नहीं हिला पा रहा। ऐसा लग रहा है कि बॉडी उसके बस में ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या वो मर चुका है? क्योंकि मरने के बाद कोई कैसा फील करता है ये तो कोई भी नहीं जानता। क्या सच में ऐसा ही फील होता है कि हम बॉडी के अंदर ट्रैप्ड हैं, बॉडी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं बचा? ये सोच सोच कर उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि उसे ऑटोप्सी रूम में लाया गया है जहाँ पर उसकी चीर फाड़ होगी, यानी कि पोस्टमार्टम। और एक एक कट वो फील कर पाएगा लेकिन बता नहीं पाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है। जैसे कि अभी वो अंदर से तो चिल्ला रहा है लेकिन बाहर चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। शायद मरने के बाद ऐसा ही होता हो, लोग आसपास बैठे रो रहे हों और हम अंदर से चिल्ला रहे हों पर बाहर कुछ भी ना निकले। ऐसे सवाल वो खुद से किए जा रहा था क्योंकि उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि अगर किसी कमरे में भी कोई बंद हो जाए तब भी उसकी हालत खराब हो जाती है, ये तो फिर भी अपनी खुद की बॉडी में कैद हो चुका है जो कि जल्दी कटने वाली है। अपनी चीर फाड़ का गवाह ये खुद बनने वाला है, तो सोचो इसकी क्या हालत होगी। थोड़ी देर में उसकी कंफ्यूजन खत्म हो गई जब उसने डॉक्टर्स के मुंह से सुना कि ये हार्ट अटैक की वजह से मरा होगा। अब इतना तो उसे क्लियर हो गया कि वो मर चुका है, ऐसा सब समझ रहे हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, जबकि असल में ऐसा है नहीं। हार्वर्ड ने फिगर आउट कर लिया कि वो मरा नहीं है क्योंकि वो स्मेल कर पा रहा है, यानी कि वो सांस ले रहा है, धीमे धीमे ही सही पर सांस ही उसकी चल रही है, जिसपे डॉक्टर्स का ध्यान ही नहीं जा रहा क्योंकि उन्हें तो हार्ट अटैक की खबर मिली है। भला वो क्यों इतना ध्यान देंगे? इलाज करने थोड़ी भेजा है उनके पास, ऑटोप्सी करने भेजा है। फिलहाल ऑटोप्सी रूम में हार्वर्ड के अलावा 3 लोग और हैं। सीनियर डॉक्टर केटी, डॉक्टर पीटर, जो काइंड ऑफ एक दूसरे को पसंद करते हैं पर अभी तक बातचीत बन नहीं पाई, और इनके साथ है नौसिखिया रस्टी, जिसे कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो सीरियस रहता ही नहीं। इनके अलावा माइक भी था जो कि हार्ट अटैक वाली खबर देकर बाहर जा चुका है। अब आगे काम ये करेंगे। केटी और पीटर कुछ अपनी बातें कर रहे थे जिनमें जिक्र हो गया सैटरडे का, और सैटरडे सुनते ही हार्वर्ड की मेमोरी ताजा हो गई। उसे याद आ गया कि वो तो एड के साथ गोल्फ खेलने गया था जहाँ पे अचानक से भयानक बिजली कड़कने लगी थी। तो कहीं मेरे ऊपर बिजली तो नहीं गिर गई, ऐसा वो सोच रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बिजली कड़कती देखकर एड वहां से वापस जाने लगा था क्योंकि उसे भुनना नहीं था, लेकिन हार्वर्ड को कोई खास चिंता नहीं थी। वो खेलने में लगा हुआ था और इसी बीच बॉल उसने झाड़ियों में दे मारी। फिर एड को साथ लेकर वो बॉल लेने गया और बॉल मिलने पर उसे उठाने के बजाय वो शॉट मारने की तैयारी करने लगा, जिसकी वजह से एड ने कुछ बोल दिया तो दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो गई। बस उसी के चलते हार्वर्ड ने अपना गोल्फ बैग उठाया और एड को बोला कि तू जा। इतना बोलकर वो चल दिया झाड़ियों में बॉल को हिट करने और एड चल दिया वापस। पर तभी अचानक से हार्वर्ड के चिल्लाने की आवाज आई जो किस्मत से एड ने भी सुन ली, इसलिए वो जल्दी से मुड़कर वापस आया और आकर उसने देखा कि हार्वर्ड तो जमीन पर धराशायी पड़ा है। किस्मत से वहां पर एक रिटायर्ड डॉक्टर भी गोल्फ खेल रहा था जिसका खुद का चलना भारी हुआ पड़ा था। उसने पता नहीं कौन से फैंसी तरीके से हार्वर्ड को चेक किया और बस कुछ ही सेकंड्स में डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मर चुका है हार्ट अटैक की वजह से। बस वहां से हार्वर्ड को हॉस्पिटल लाया गया और साथ में डॉक्टर की जजमेंट भी आ गई कि ये तो हार्ट अटैक से मर गया। उसी के अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई से ज्यादा तो फ्लर्टिंग चल रही है, जिस वजह से हार्वर्ड एक ही बार में डरा हुआ भी फील कर रहा है और साथ में क्रिंज भी फील कर रहा है पूरी अंदर तक। इसी सब के बीच उसे याद आ गया कि आखिर उसकी ये हालत कैसे हुई। झाड़ियों में एक खास तरह का सांप छुपा बैठा था जिसने हार्वर्ड को डस लिया था। उसी के डसने से ये पैरालाइज हो चुका है और दुनिया सोच रही है कि निकल लिया। अब डॉक्टर ने कैंची चलानी शुरू कर दी थी जिसकी सिर्फ आवाज हार्वर्ड सुन पा रहा था, देख तो सकता नहीं था क्योंकि आंखें ऊपर की तरफ थी। बस इसी के चलते हार्वर्ड टेंशन में आ गया कि मेरे ऊपर कैंची तो चल रही है लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी टी शर्ट काटी जा रही है, स्किन नहीं। एक एक पल इसके लिए कितना दहशत भरा है वो सोचो। ऐसी भयानक मौत मिलने वाली है और चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आखिरी समय में वो अपनी होने वाली वाइफ एंजेला के साथ बिताए हुए कुछ खास पल याद करने लगा और इसी पल में टीवी पे चल रहा है एल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंस का एपिसोड ब्रेकडाउन।
उसमें भी एक आदमी ऐसे ही पैरालाइज हो जाता है और उसे भी कैसे न कैसे प्रूव करने की जरूरत होती है कि वो जिंदा है। उसी से ये एपिसोड इंस्पायर्ड है। खैर डॉक्टर्स ने हावर्ड की आउटर एग्जामिनेशन चालू कर दी और वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था कि मुझे जाने दो, तो ये बन गई ऑटोप्सी ऑफ जाने दो, सॉरी। एग्जामिन करते करते डॉक्टर्स उसके पैर तक पहुंच गए जिस पे सांप ने काटा था। अब जाके हावर्ड के मन में थोड़ी उम्मीद जगी कि बाइट मार्क देखकर तो ये समझ ही जाएंगे, लेकिन बाइट मार्क उन्होंने बता दिए मच्छर के, ये तो मच्छरों ने काटा हुआ है। हावर्ड की ये उम्मीद भी गई। इसके बाद उन्होंने हावर्ड को पलट के उसका टेम्परेचर लिया बड़े ही खतरनाक तरीके से। थर्मामीटर वो बड़ी गहराई से महसूस कर पा रहा था। फिर जब उसका टेम्परेचर चेक किया तो वो एकदम नॉर्मल निकला, जो किसी लाश का तो नहीं होना चाहिए, पर केटी बोली के गोल्फ कोर्स में बड़ी गर्मी होती है ना, इसलिए हो रहा होगा। इसी बीच तीसरा बेवकूफ रस्टी भी अंदर आ गया और बाइट मार्क को करीब से देखने और जुराब को अच्छे से आंखों में घुसाने के बाद वो इस फैसले पर पहुंचा कि हावर्ड को किसी वैम्पायर ने मारा है, पैरों से खून चूस के, वो भी दिन में। बाइट मार्क्स तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। कोई ये भी नहीं सोच रहा कि क्या पता किसी जानवर के भी होते हो ऐसे दांत, सांप सूप के, या तो मच्छर या तो सीधा वैम्पायर। बीच में केटी कुछ देर के लिए बाहर चली गई तो रस्टी सीधा इंटरनल एग्जामिनेशन पे आ गया। मरा हार्ट अटैक से, पर वो सीधा खोपड़ी खोलना चाह रहा था। वो तो सही टाइम पे पीटर ने मशीन का प्लग ही निकाल दिया, वरना रायता फैल जाता, वो भी लाल। कहने की बात ही नहीं है, हावर्ड की जान हलक में थी। पर इसी से उसे आइडिया आया कि अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मुझे सांस के थ्रू थोड़ी आवाज करनी चाहिए। उसने ट्राई किया तो थोड़ी बहुत आवाज निकलने भी लगी, पर तभी केटी ने आकर पंखा ऑन कर दिया जिससे सारी आवाज दबी रह गई। वो एक्सरे लेकर आई थी जिससे पता चल रहा था कि जब हावर्ड वियतनाम वॉर में गया था तब इसके गलत जगह बम फट गए थे, और बम तो अब भी फट रहे हैं, बस क्या बोले। हावर्ड सोच रहा था कि ये मेरी एक ही जगह के पीछे क्यों पड़ गए हैं, पर अभी पड़े कहाँ हैं, अभी तो ये चीरा लगाकर सारे मेटल पीस बाहर निकालेंगे, फाड़ना तो अभी शुरू करेंगे। इधर एंजेला और एड बाहर चिंता में थे, पर चिंताएं दोनों की अलग थी। एंजेला की चिंता ये थी कि वो हावर्ड को आखिरी बार बाय नहीं बोल पाई, और एड को चिंता थी हावर्ड के गोल्फ बैग की, क्योंकि उसमें काफी महंगे गोल्फ क्लब्स थे। वो गोल्फ बैग जा चुका है माइक के पास। हालांकि रस्टी उसे बोल रहा है कि आधा आधा कर लेते हैं, लेकिन माइक नहीं मान रहा, तो रस्टी ने जबरदस्ती ही एक गोल्फ क्लब बाहर निकाल लिया जिसके साथ फ्री मिला वही सांप जो हावर्ड को डसने के बाद उसके बैग में चला गया था, और उस सांप ने इस बार माइक को डस लिया। रस्टी ने सांप को मारने की कोशिश की, जिस कोशिश में वो लिफ्ट को ही ठप कर बैठा। इधर हावर्ड भी दुनिया को अलविदा बोल रहा था, पर किस्मत उसकी अच्छी थी कि डॉक्टर्स अपने काम को लेकर सीरियस नहीं थे। डेथ का रीजन जानने से पहले वो दोनों एक दूसरे को जानने में लग गए, वो भी एक लाश के सामने, जो वैसे तो लाश है नहीं, वो सब कुछ देख रहा है, और अगर जिंदा बच गया तो बड़ा भारी केस करेगा इन पे। उधर रस्टी ने सांप को मार दिया था और उसे लग रहा था कि माइक मर चुका है, पर जब बाकी डॉक्टर्स ने आकर माइक को चेक किया तो पता चला कि वो मरा नहीं बल्कि पैरालाइज्ड हो चुका है। बस वहीं पे रस्टी के दिमाग की घंटी बज गई। उसे समझ आ गया कि हावर्ड के साथ असल में हुआ क्या। फाइनली वैम्पायर को सांप के साथ उसने रिप्लेस कर दिया। वो जल्दी से ऑटोप्सी रूम की तरफ भागा तो उसके पीछे एंजेला भागी और एंजेला के पीछे एड। इधर केटी का हाथ लगने से हावर्ड को गलती सेंसेशंस फील हो रही थी, जिसका रिजल्ट जल्दी दिखने वाला था, और फिर केटी को पता चली जाता कि हावर्ड मरा नहीं है। पर उससे पहले रस्टी ने आकर उन्हें बता दिया कि इसे सांप ने काटा है, ये अभी जिंदा है। बाकी सबूत उसकी बॉडी देने लग गई थी केटी के टच की वजह से। बस फिर डॉक्टर को बुला के उसे वापस उठाया गया, और उसे हिलता डुलता देखकर पीटर वहीं पे बेहोश हो गया। जिंदा आदमी को चीरने वाला था ना। कुछ इस तरह हावर्ड और एंजेला का मिलन हो गया, और हावर्ड ने एक बार फिर से मौत को हरा दिया। एक बार वियतनाम में हराया था बम फटने के बावजूद। बस इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। जो ओरिजिनल स्टोरी है वो इससे थोड़ी अलग है, अश्लील कह सकते हो, इसलिए बताऊंगा नहीं। पर इस एपिसोड की खासियत है इसका प्लॉट, कैसे टेंशन बढ़ती जाती है और हावर्ड के साथ हमारी भी एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। मोरल इसमें यही है कि बाहर से देखकर किसी के बारे में जजमेंट नहीं देनी चाहिए। अंदर से पता नहीं कौन किन किन चीजों से लड़ रहा है। कई बार कोई बाहर से डेड दिखाई देता है लेकिन अंदर से जिंदा होता है, और कई बार कोई बाहर से जिंदा दिखाई देता है लेकिन अंदर से डेड होता है। आखिरी एपिसोड का नाम है यू नो दे गॉट अ हेल ऑफ अ बैंड। ये कहानी है एक कपल क्लार्क और मैरी की, जो कि ऑरेगन के जंगलों से होते हुए एक झरना देखने जा रहे थे। ड्राइव करते करते क्लार्क अपनी फेवरेट 60s के गानों वाली सीडी ढूंढ रहा था, और बस इसी चक्कर में सामने से आ रहे ट्रक से टकरा कर सीधा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता। बस हल्के से मार्जिन से बच गया। इसके बाद वो एक डाइनर में रुके, जहाँ पे क्लार्क ने डिसाइड किया कि झरने तक जाने के लिए वो एक शॉर्टकट लेगा। उससे
जल्दी भी पहुंच जाएंगे और साथ ही कुछ अच्छे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट गहरे जंगल के अंदर से होके जाता है, इसलिए उस रोड पे कोई सर्विस नहीं मिलेगी। पर घूमने निकले हैं तो इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे, ऐसा वो सोच रहा था। क्लार्क उसी शॉर्टकट पे आगे बढ़ गया और इसी बीच मैरी की आंख लग गई। सपना उसे काफी भयानक आ रहा था उसी डायनर का, और जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि क्लार्क रास्ता भटक चुका है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं कितनी देर से बस ऐसे ड्राइव करे जा रहा है, पर वापस मुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि फिर गलत साबित हो जाएगा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया, बेइज्जती हो जाएगी ना। बस उसी से बचने के लिए सीधा ही चलता जा रहा है। और असली बात तो यह है कि डायनर में मैरी ने इसे मजाक में कुछ बोल दिया था जो इसे बुरा लग गया। फिर आगे एक मोड़ आया जहाँ पे उसके पास मौका था कि चुपचाप अपनी गलती मान और वापस मुड़ जा, लेकिन ये मौका भी उसने अकड़ में ही गवा दिया। वहां से उसने रॉन्ग टर्न ले लिया, जिसके चलते हालात और ज्यादा खराब होने लगे। आगे जाके रोड बस से बदतर हो गया और नजारे तो दूर की बात, पूरे रास्ते पर सिर्फ अंधेरा जंगल था। पता तो क्लार्क को भी था कि उससे गलती हो चुकी है, लेकिन मैरी के आगे गलत साबित होने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिरकार आगे रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ मिला, जिसके पास रुकते ही उनका म्यूजिक प्लेयर खराब हो गया। रॉक एंड रोल वाली सीडी निकल के पिघल गई। क्लार्क के पास वापस मुड़ जाने का एक और मौका आया, लेकिन उसने फिर से टाल दिया, ये बोलकर कि इतने पतले रोड पर कार नहीं मुड़ पाएगी, इस पे स्क्रैचेस लग जाएंगे। वापस मुड़ने के बजाय वो आगे से पेड़ हटाने में लग गया। मैरी को उस पे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ चिंता भी हो रही थी, क्योंकि क्लार्क उन्हें फंसाता जा रहा है सिर्फ अपनी अकड़ के चलते। उसने फोन से मदद बुलाने का सोचा, पर सिग्नल वहां पर थे ही नहीं। तभी अचानक उसने क्लार्क की तरफ देखा तो क्लार्क उसे बूढ़ा दिखाई दे रहा था। फिर मिरर में अपने आप को देखा तो वो खुद भी बूढ़ी दिख रही थी। काफी मेहनत के बाद पेड़ हटा के वो आगे बढ़ गए तो आगे भी सड़क लगातार खराब होती जा रही थी, लेकिन अचानक ही उन्हें एक टाउन का बोर्ड दिखाई दिया जिसका नाम था रॉक एंड रोल हेवन। दूर से टाउन की तरफ देखा तो वो सच में हेवन दिखाई दिया। बढ़िया रोड, हरियाली, शांति। ये देखकर क्लार्क तो फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि अब उसकी मूर्खता जस्टिफाई हो जाएगी कि हम कहीं ना कहीं तो आ ही गए। टाउन तक पहुंचे तो टाउन एकदम परफेक्ट था, और यही मैरी के लिए दिक्कत बन गई कि टाउन कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, जैसे कोई परियों की दुनिया हो। मैरी आसानी से झांसे में नहीं आती, वो हर चीज को बारीकी से परखती है, उसकी तह तक जाती है, जबकि क्लार्क एकदम उसका उलट है। इसलिए क्लार्क टाउन के अंदर जाने की जिद कर रहा था और मैरी वापस जाने की। क्लार्क की तरह मैरी कुछ गलत होने का वेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कार से उतरकर पैदल ही वापस जाने लगी, लेकिन हर बार की तरह क्लार्क ने उसे फिर से मना ही लिया। तभी टाउन की तरफ से एक रंगीन बस आई, जिसके पैसेंजर्स प्यार और शांति का पैगाम बांट रहे थे, और ये देखकर मैरी को थोड़ा दिलासा मिला कि लोग आ जा रहे हैं तो हम भी तो एक बार जाकर देख ही सकते हैं, क्या पता कोई टूरिस्ट टाउन हो। दोनों टाउन में पहुंचे तो देखा कि वहां के लोग कुछ अजीब थे। टाउन एकदम चटक खिला हुआ और लोग एकदम निराश, उदास, थके हुए। कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा था, पर क्लार्क ने तो बस एक ही चीज नोटिस की कि आज रात टाउन में कॉन्सर्ट होने वाला है। वो लोगों से थोड़ी बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन लोग उनकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे। टाउन में आकर ऐसा लग रहा था जैसे 50s या 60s में आ गए। ये टाउन तो ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड जैसा है, ऐसा मैरी ने बोला, पर क्लार्क ने हर बार की तरह अनसुना कर दिया। शायद वो एपिसोड है 150। खैर क्लार्क एक डाइनर पे जाने लगा तो उसके पीछे पीछे मैरी को भी जाना पड़ा, क्योंकि वो डरी हुई थी। डाइनर के अंदर जाते वेट्रेस ने उनका ऑर्डर लिया, लेकिन क्लार्क बस दूसरे एम्प्लॉय को घूरे जा रहा था, क्योंकि वो एकदम जैनिस जॉपलिन जैसी दिख रही थी, बहुत ही फेमस अमेरिकन सिंगर। मैरी ने ध्यान से देखा तो उसे भी वैसी लगी, पर दिक्कत यह है कि जैनिस जॉपलिन कब की मर चुकी है। ऊपर से वो वेट्रेस उन्हें वार्न कर रही थी कि अब भी मौका है, यहाँ से निकल जाओ, पर क्लार्क तो एकदम मस्ती में था। उसने वार्निंग से मुंह साफ करके उसे फेंक दिया। तभी कुक सामने आ गया, जो था रिक नेल्सन, एक और डेड सिंगर। अब जाके क्लार्क का दिमाग ठनका, पर तभी बाहर किसी ने गिटार बजा दिया, जिससे उनकी पूरी दुनिया एकदम से बदल गई। जब गिटार बंद हुआ तब जाके नॉर्मल हुई। कॉन्सर्ट की तैयारी चल रही है बाहर। क्लार्क बहाने से बाहर जाने लगा कि तभी अंदर आ गए बडी हॉली और रॉय ऑर्बिसन, दो और डेड सिंगर्स। अब क्लार्क तो बाहर निकल चुका था और उसके पीछे मैरी भी जा रही थी, पर तभी वो दोनों मैरी के सामने आकर खड़े हो गए, और बड़ी की आंख में से तो खून भी निकल रहा था। मैरी तो यही देखकर घबरा चुकी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा घबराहट उसे तब हुई जब जैनिस ने उसके आगे जिंदा कीड़े उगल दिए। ये देखकर मैरी जल्दी से भागकर कार में जा बैठी और फाइनली क्लार्क गाड़ी को वापस मोड़ने लगा, लेकिन वो टाउन डेड सिंगर से भरा पड़ा था, जो उन दोनों को आज रात के कॉन्सर्ट के लिए रोकने में लगे हुए थे। फिर भी क्लार्क ने किसी तरह कार मोड़कर भगा ली। रिक उनकी कार से चिपक चुका था, तो क्लार्क ने कैसे भी करके उसे दूर फेंका, लेकिन वो स्टाइलिश तरीके से फिर से खड़ा हो गया। तब क्लार्क को उसे कुचल के ही आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि इससे भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। बचते बचाते वो दोनों टाउन से निकल तो आए, लेकिन
लेकिन आगे जाकर उसी रंगीन बस में क्रैश हो गए। तभी पीछे से आ गया पुलिस चीफ टाउन के मेयर के साथ, जो है एल्विस प्रेस्ली। वो उन दोनों को वापस टाउन में ले आए, ये बताते हुए कि तुम इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि जो उदास और निराश लोग इस टाउन में रह रहे हैं वो सब इन दोनों की तरह इस टाउन में आए थे और फिर कभी वापस नहीं जा पाए, क्योंकि इस टाउन को चला रहे हैं डेड सिंगर्स। उन्हें चाहिए ऑडियंस उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए। मैरी को अब भी यही लग रहा है कि कॉन्सर्ट देखने के बाद ये हमें जाने देंगे, जो कि नहीं होने वाला। जल्दी उसने ये भी देख लिया कि एल्विस भाई की तो आंखें ही नहीं है। शाम को कॉन्सर्ट में जाके बैठे उसी वेट्रेस के पास, जिसका नाम था सीसी, उसने दिखाया कि तुम्हारी मदद करने की वजह से मेरी फिंगर्स काट दी गई। मैरी ने उससे पूछा कि ये कॉन्सर्ट कितनी देर तक चलेगा, तो उसने बताया कि इसके खत्म होने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कई बार तो सालों तक चलता है, क्योंकि टाइम यहाँ पे वैसे वर्क नहीं करता जैसे बाहर की दुनिया में करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सीसी की एज 27 साल है। इस टाउन में फंसे हुए उसे 12 साल हो चुके हैं और 12 साल से वो 27 साल की है। यहाँ का एक दिन बाहर का एक साल भी हो सकता है। जैसे डेड सिंगर्स गाना शुरू करते हैं, टाइम मानो भी चल जाता है। ये सब जानकर मैरी चिंता के मारे पागल हुए जा रही थी, जबकि क्लॉक एकदम खुश था। वो तो टाउन में रहने के सपने सजा रहा था। इसी म्यूजिक का तो फैन है, अब रोज लाइव सुना करेगा, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पर मैरी के लिए तो ये नर्क भोगने के बराबर है। और वर्स्ट पार्ट यह है कि वो कुछ कर नहीं सकती, जो कि उसके साथ पूरे रास्ते में भी था। बस जंगल में खो गए थे तो यहाँ फंस गए, तो क्या जो कोई भी खो जाता है उसके साथ यही होता है? ये सवाल था मैरी के मन में। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। लेकिन ये तो फ्रॉम सीरीज का प्लॉट है ना। रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है, उसके बाद एक ऐसे टाउन में फंस जाते हैं जहां से निकला नहीं जा सकता, और वहां पे पहले से और भी ऐसे लोग रह रहे होते हैं जो कभी निकल नहीं पाए। स्टीफन किंग ने 1992 में लिखी थी ये स्टोरी। और इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि ये पूरी स्टोरी आफ्टर लाइफ थी। स्टार्टिंग में जब वो दोनों ट्रक से बच गए थे तो असल में ऐसा हुआ होगा कि वो बचे ही नहीं होंगे, वो मर गए होंगे। ये तो जस्ट एक थ्योरी है। मोरल इसमें यही था कि अपनी कमी को टाइम रहते एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना बाद में एक्सेप्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे करेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। यदि स्टीफन किंग की हॉरर एंथोलॉजी सीरीज इन 2 एपिसोड्स में से कौन सा आपको ज्यादा पसंद आया वो जरूर बता के जाना। और जल्दी एक नई एंथोलॉजी सीरीज स्टार्ट होगी प्योरली रिस्पॉन्स के बेसिस पर। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए कॉमेंट भी जरूर करना। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी जल्दी से शॉर्टकट लेकर आ जाए आपके पास। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।